गुड मॉर्निंग साथियों, परिश्रम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रोजाना की तरह सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें एक अच्छा कर्म योगी बनाए और अपने जीवन में लगातार कर्म करने की शक्ति हमें प्रदान करें। माँ सरस्वती से इसके साथ यह भी आशा रखते हैं कि वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी हर प्रयास, हर संभव हमारा सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। राजस्थान के प्राचीन स्रोतों के बारे में हम लगातार पढ़ चुके हैं। 3 जो वीडियो पिछले थे उनके अंदर हम राजस्थान के प्राचीनतम इतिहासकारों के बारे में पढ़ा था। अब हम नॉर्मल सी मैं आपके साथ बात करूं तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान के उस इतिहास को जिसके अंदर राजाओं के बलिदानों की कहानी, वीर योद्धाओं के बलिदानों की कहानी, विदेशी आक्रमणों की कहानी, विदेशियों के साथ भारतीयों ने किस प्रकार अपना व्यवहार किया, वसुधैव कुटुंबक की कहानी, उन सब कहानियों को हम पढ़ेंगे। पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। भारत के संदर्भ में हम राजस्थान को देखते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम राजस्थान को देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो अपना हिस्ट्री है ये रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। जितनी आपके दिमाग के अंदर इस विषय को समझने की ताकत पैदा होगी उतनी ही इस विषय के प्रति आपकी याददाश्त बढ़ेगी और जितने भी तथ्य हैं या जितने भी फैक्ट हैं इतिहास से संबंधित वो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के अंदर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उस समय राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं कालीबंगा या अन्य सभ्यताएं। और आपको पता भी है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी की क्या कहा गया है, तीसरी राजधानी भी कहा गया है। उसके बाद में हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल पढ़ते हैं तो राजस्थान में भी हमने थोड़े से वैदिक काल की, महाभारत वगैरह की, रामायण वगैरह की चर्चा की थी। एक वीडियो में आपको वो सब मिल जाएगा। जब भारत के अंदर हम जैन धर्म पढ़ते हैं, भारत के अंदर हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, उस समय राजस्थान का इतिहास क्या रखते हैं, हम साइलेंट रखते हैं। उसके बाद में हम भारत के अंदर पढ़ते हैं मौर्य काल और उस मौर्य काल के अंदर भी राजस्थान के अंदर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे विराट सभ्यता के अंदर अशोक का भाब्रू शिलालेख पढ़ा मिला था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले की नींव या चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण सर्वप्रथम चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी संप्रति नामक मौर्य शासक ने करवाया था। तो ये सब थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। मौर्य के बाद में विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं, कुषाण काल पढ़ते हैं और कुषाण काल के अंदर भी, कुषाण काल के बाद में हम गुप्त काल पढ़ते हैं। गुप्त काल के अंदर भी हम थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ते हैं। उसके बाद के अंदर राजस्थान के बारे में हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं। देखो, जब भारत का इतिहास इतना लंबा चौड़ा पढ़ रहे होते हैं तब राजस्थान के इतिहास को बिल्कुल न्यून पढ़ते हैं हम, बहुत ही, हाँ सभ्यताओं में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास को हम बहुत ही न्यून पढ़ते हैं। बात आती है कि भारत के अंदर जब शासक था हर्षवर्धन, तो कहते हैं कि अंतिम हिंदू शासक था भारत का और उस समय राजस्थान के अंदर कोई गुर्जर प्रतिहारों का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। हर्षवर्धन से जो ही भारत की सत्ता संभाली और हर्षवर्धन का जो ही अंत हुआ तो ये देखना अपना भारत है भाई, एक बार देखना, यहाँ पे ये अपना राजस्थान है। इस समय ये कन्नौज क्षेत्र का हर्षवर्धन शासन कर रहा था। हर्षवर्धन की सत्ता के समाप्ति के साथ ही भारत के अंदर एकमात्र केंद्रीय सत्ता की समाप्त हो गई और विदेशों से आक्रमण होने शुरू हो गए। और ये बात है लगभग 647 ईस्वी की। कब की बात है ये? 647 ईस्वी की। और इस समय भारत पर विदेशों से आक्रमण होने क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। कंडीशन क्रिटिकल खराब होती जा रही थी। इस समय राजस्थान के अंदर एक जाति का विकास हुआ जिसका नाम था राजपूत। क्या नाम था? राजपूत। और इसी राजपूत के अंदर क्षेत्र वाइज अनेक वंश भी थे। जैसे हम जयपुर की बात करें तो वहां पे कौन से वंश को पढ़ेंगे, कछवा वंश को पढ़ेंगे। अजमेर की बात करें तो वहां पे कौन से वंश को पढ़ेंगे, चौहान वंश को पढ़ेंगे। इसके अलावा मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में हम किसको पढ़ेंगे, सिसोदिया वंश को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के अंदर किसको पढ़ेंगे, मारवाड़ के अंदर राठौड़ को पढ़ेंगे।
ध्यान देना मित्रों, दोबारा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इतिहास राजस्थान में हम राजपूतों को पढ़ने से पहले राजपूत किस प्रकार राजस्थान में शासन करने के लिए आए थे या राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, इन सब बातों पर अपना फोकस डालेंगे। तो भारत को हम जब पढ़ रहे थे, भारत में सिंधु घाटी पढ़ रहे थे, राजस्थान के अंदर हम कालीबंगा पढ़ रहे थे, वैदिक काल पढ़ रहे थे, नॉर्मल राजस्थान था, जैन बौद्ध धर्म नॉर्मल राजस्थान था, मौर्य काल नॉर्मल राजस्थान था, 3-4 अवशेष मिलते हैं, कुषाण काल नॉर्मल राजस्थान था, गुप्त काल नॉर्मल राजस्थान था। मतलब राजस्थान में कोई इतनी जनसंख्या भीड़ भाड़ थी नहीं, खाली पड़ा क्षेत्र था, यहाँ पे शासन करने वालों की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जब हर्षवर्धन था तो कहते हैं कि यहाँ पर गुर्जर था। जब भारत की ये केंद्रीय सत्ता पहले ठीक ठाक चली आ रही थी, किसी विदेशी की हिम्मत नहीं थी भारत पर आक्रमण करने की। हर्षवर्धन की जब ये केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी, अब भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण होने क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। और इस राजस्थान में इसी समय एक जाति का आविर्भाव हुआ और उस जाति का क्या नाम था, राजपूत। और ये राजपूत जाति भी कई वंशों के अंदर फंट गई थी, कछवाहा, चौहान, सिसोदिया और राठौड़। देखो ये राजस्थान है पूरा का पूरा। इस राजस्थान में जयपुर के अंदर ये कौन है, कछवाहा है। इसके बाद में अजमेर में ये कौन है, चौहान है। मेवाड़ में ये कौन है, सिसोदिया है। और जोधपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर ये कौन है, राठौड़ है। इस प्रकार ये 4-5 वंश थे, मूल वंश थे। इन्हीं मूल वंशों के वंशजों ने इस 5वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी मान लो, या स्वतंत्रता के अंदर जो हम 19 रियासत पढ़ते हैं, उस 19 रियासतों तक मान लो इन्हीं राजपूतों ने शासन किया था। तो राजस्थान का इन्हीं राजपूतों के कारण, इसी राजपूत जाति के कारण राजस्थान का नाम भी क्या पड़ा था, राजपूताना पड़ा था। फिर राजाओं का शासन होने के कारण, राजवंश होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया था, राजस्थान नाम इसका पड़ गया था। तो अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, किनके, इन राजपूतों को पढ़ेंगे। और इन राजपूतों में पहले हम चौहानों को पढ़ेंगे। राजपूतों के बारे में देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या। राजपूतों के बारे में पहले तो हम पढ़ेंगे, जो ही दिल्ली के अंदर सल्तनत वंश आया था, मतलब गौरी ने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ गया था, सल्तनत काल आया था। ये सल्तनत काल चला था 1206 ईस्वी से लेकर 1526। और 1526 में यहाँ पे कौन आ गया था, मुगल आ गया था। और ये मुगल शासक कब से कब चले थे, 1526 से लेकर कब, 1857 तक। इस समय यहाँ पर राजपूतों का सल्तनत काल और मुगलों के साथ किस प्रकार के संबंध थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे, मुगल और राजपूतों के संबंध पढ़ेंगे। जब मुगलों की 1857 में सत्ता समाप्त हो गई थी, तब अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों के समय किस किस प्रकार के आंदोलन हुए थे, कौन कौन क्षेत्र में आंदोलन हुए थे, आंदोलनों में राजपूत शासकों ने किस किस का भाग लिया था, कितनी प्रकार की सैनिक छावनियां थी, 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या था, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए। फिर प्रजामंडल भी शुरू हुए थे। एकमात्र एक भरतपुर ऐसा स्थान है या ऐसी रियासत थी जहां के शासक ने खुद ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये सब बात हम पढ़ेंगे। अब हम एक छोटी सी जानकारी देखते हैं कि ये जो हम राजपूत पढ़े ना, राजपूत कहते हैं कि इस समय जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये राजपूत थे ना राजस्थान में अचानक से आए, ये विदेशों से आए थे। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये विदेशों से आए थे। राजपूतों की उत्पत्ति, सभी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर 1 नंबर पे स्मिथ कहता है कि ये विदेशी हैं। और विदेशी में भी कौन सी जाति के हैं, यूनानी के हैं। कौन सी जाति के हैं, यूनानी के हैं। 2 नंबर पे अपना कर्नल टोड कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है, वो भी कहते हैं विदेशी के हैं, लेकिन ये कौन सी जाति के हैं, कुषाण जाति के। 3 नंबर पे अपना बात कहता है पृथ्वीराज रासो का लेखक चंदर बरदाई। और चंदर बरदाई क्या कहता है, ये क्षेत्रीय हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले वीर योद्धा हैं जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। और 4 नंबर पे गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि राजस्थान के सभी राजपूत सूर्यवंशीय हैं। क्या है, सभी राजपूत सूर्यवंशीय हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना। राजपूतों की, सभी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा है, ये किसी चौहान, कछवा, सिसोदिया, राठौड़ के बारे में बात नहीं कर रहा। राजस्थान के जो सभी राजपूतों के बारे में बात कर रहा है। स्मिथ कहता है कि विदेशी हैं, टोड कहता है कि कुषाण है, चंद्रप्रदाई कहता है क्षत्रिय है, और गौरीशंकर ओझा क्या है, सूर्यवंशी कहता है। अब हम स्पेशल एक ही राजवंश की बात करेंगे और उस राजवंश का नाम है चौहान। सबसे पहले हम राजस्थान के जिस राजवंश की बात करेंगे उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चौहान राजपूत से। चौहान राजपूतों के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारण, या उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के स्रोत कहां से आए थे। ये पहले पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर चौहान वंश, और चौहान वंश में एक नंबर पढ़ेंगे उत्पत्ति। और उत्पत्ति में सबसे पहले पढ़ेंगे, एक एक चीज को याद रखना भाई, अग्निकुंडीय सिद्धांत। और ये अग्निकुंडीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे, मतलब प्रदाता, इसके प्रदाता था इसका चंद्रबरदाई। और चंद्रप्रदाई की जिस पुस्तक के अंदर इस बात का वर्णन मिलता है उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसमें देखो क्या है विशेषता, क्या है इसकी विशेषता में देखना भी, विशेषता क्या है। चंद्रप्रदाई या पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि जब ये संपूर्ण भारत के ऊपर केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर और क्या किया था, अग्नि कुंड का क्या किया था, यज्ञ किया था। कहां पर, इसी पर, इस क्षेत्र में, इस आबू पर्वत पर क्या किया था, अग्निकुंड का यज्ञ किया था कि हे अग्नि देवता, राजस्थान को तुम इन विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करो और इसी के लिए इस धरती पर आप किन्हीं वीर योद्धाओं को जन्म दो। तो कहते हैं कि इस अग्निकुंड से 4 जातियों का निर्माण हुआ था, और वो 4 जाति क्रम से देखना भी, पहले आई थी प्रतिहार, कुछ खास नहीं कर पाई, जोधपुर साइड के अंदर इनका नेतृत्व मिलता है गुज्जर प्रतिहार वंश का। उसके बाद में आई थी 2 नंबर परमार, राजस्थान के अंदर जो गागरोन का किला है वो परमार के लोगों द्वारा ही बनाया हुआ है, परमार वंश की 2 शाखा का द्वारा ही बनाया हुआ है। तीसरे नंबर पे आई थी चालुक्य, जो एमपी साइड या गुजरात साइड के अंदर चली गई थी। और लास्ट में आई थी चौहान। और इस यज्ञ से जो सबसे मजबूत जाति पैदा हुई थी वो कौन सी थी, चौहान। जिन्होंने राजस्थान के अंदर शासन किया था वो कौन सी थी, चौहान। ये बात कौन कहता है, चंद्रप्रदाई अपनी पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में लिखता है कि वशिष्ठ जी के अग्निकुंड से 4 जातियों का जन्म हुआ था और उसी से उत्पन्न होने वाली अंतिम जाति कौन सी थी, चौहान थी। अब इस अग्निकुंडी सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करते हैं, समर्थन भी पूछ लेते हैं कई बार। इसका समर्थन करने वाले निम्न व्यक्ति है। पहला है मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, और मुहणोत नैणसी की पुस्तक का नाम है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और नैणसीरी ख्यात में ये कहता है कि इसी प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरा कल हमने पढ़ा था सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण साहब भी क्या कहते हैं, किसमें, अपने वंश भास्कर के अंदर। और वंश भास्कर में क्या कहते हैं वो, कि इसी प्रकार उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा है एक मेरुतंग नाम करके व्यक्ति है, मेरुतंग, और मेरुतंग की पुस्तक है एक प्रबंध कोश, और प्रबंध कोश में भी ये क्या कहता है कि इसी प्रकार उत्पत्ति हुई थी। और चौथा अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट यस नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट नहीं कहता, अप्रत्यक्ष रूप से कहने वाला व्यक्ति है कर्नल टोड। थोड़ी सी समझने वाली बात है, कर्नल टोड किस प्रकार कहता है। अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंडे सिद्धांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति कौन है, कर्नल टोड। देखो ये कर्नल टोड और एक है विलियम क्रूक। विलियम क्रूक, दोनों व्यक्तियों का अगर हम मत देखें तो ये दोनों कहते हैं कि चौहान क्या है,
विदेशी हैं। क्या है? विदेशी। और विदेशी भी कौन सी जाति के हैं? कुषाण जाति के हैं। दोनों व्यक्ति यही बात कहते हैं। लेकिन कर्नल टोड कहता है कि जब ये यज्ञ चल रहा था तब ये विदेशी इस यज्ञ में यहाँ पे आके खड़े हो गए थे, और जब 4 व्यक्ति सामने खड़े दिखाई दे, शक कुषाण जो भी आए थे 4 व्यक्ति खड़े हो गए थे, और चंद्रवरदायी ने उनको सोचा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी, और कर्नल टोड कहता है कि वो कौन थे? विदेशी थे। तो जिन वंशों को चंद्रवरदायी अग्निकुंड से मानता है उन्हीं वंशों को कर्नल टोड विदेशी मानता है। इसलिए अग्निकुंडी सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कौन करता है? कर्नल टोड करता है। मेरुतंग अपनी प्रबंध कोश में कहता है, सूर्यमल मिश्रण अपने वंश भास्कर में कहता है, मुणोत नैनसी अपनी नैनश्री ख्यात के अंदर कहता है। तो चौहान वंश की उत्पत्ति का पहला कारण अग्निकुंडी सिद्धांत पढ़ लिया, और दूसरा विदेशों से बताने वाले भी हमने साथ ही देख लिए। विदेशों से कौन? कर्नल टोड, विलियम कुर। और एक अगर हम राजस्थान का इतिहासकार देखें तो उसका नाम है डी भंडारकर। क्या नाम है? डी भंडारकर को भी हम किस में शामिल कर सकते हैं? इसने भी राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? विदेशी लोगों से बताई है। इसने भी कहा था कि जब युद्ध हो रहे थे विदेशों के तो कुछ विदेशी आकर यहाँ पे बस गए थे, और यहाँ पर उन्होंने चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अब विदेशों के बाद में हम 2 नंबर पर बात करेंगे, सूर्यवंशीय। 2 नंबर पे कुछ लोग कहते हैं, क्या बताते हैं इनको? सूर्यवंशीय बताते हैं। देखो कौन कौन से व्यक्ति सूर्यवंशीय बताते हैं। तो 2 नंबर पे बताते हैं क्या? सूर्यवंशीय। और सूर्यवंशीय बताने के अंदर पहले है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, और पहले डॉक्टर और लगा देना। इसका जो समर्थन करने वाले हैं 2 व्यक्ति हैं। एक तो है अपना हमीर महाकाव्य का लेखक, और हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है बेटा? बताना। हमीर महाकाव्य का लेखक है अपना नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। और दूसरा जो इस बात की यश करता है वो है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है बेटा? बताना। पृथ्वीराज विजय का लेखक अपना कौन है? जयानक। दोनों ही क्या कहते हैं कि ये क्या है? सूर्यवंशीय है। इसके अलावा सूर्यवंशीय बताने वाला तीसरा व्यक्ति हम पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का नाम सुना होगा। इसका एक अभिलेख है, और उस अभिलेख का नाम है बेदली अभिलेख। बेदली अभिलेख के अंदर भी क्या मिलता है? सूर्यवंशीय मिलता है। और चौथी जो जानकारी मैं आपको बता दूं जिसमें सूर्यवंशीय मिलता है वो है हाड़ा की पुस्तक सुरजन चरित्र के अंदर भी क्या मिलता है? सूर्यवंशीय मिलता है। सूर्यवंशियों के बाद में बात करें कि इसके चंद्रवंशीय। चंद्रवंशीय कौन बताता है इनको कि ये चंद्रवंशीय हैं? 2 अभिलेख हैं, याद रखना भाई। 2 अभिलेख, एक तो हास्य का अभिलेख है और एक अचलेश्वर का अभिलेख है। हास्य तथा अचलेश्वर के अभिलेख, और इन दोनों की डेट है 1117 ईस्वी, और इन दोनों की डेट में क्या बताया गया है? चंद्रवर्षीय बताया गया है। एक है शिवाड़ा या शिवाड़ा अभिलेख। इस शिवाड़ा अभिलेख के अंदर इनको बताया गया है इंद्रवंशीय। कुछ लोग कहते हैं किसकी संतान है ये? इंद्रवंशीय भी बताया गया है। कौन से अभिलेख में? शिवाड़ा अभिलेख में। एक आपने जालोर के अंदर सुंदा माता का अभिलेख सुना होगा। सुंदा माता का अभिलेख, सुंदा माता के अभिलेख से मिलता है कि इनकी जो उत्पत्ति है चौहानों की, वो जो वशिष्ठ जी पढ़ रहे थे ना सर्वप्रथम, उस वशिष्ठ जी के किससे हुई है? आंख से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बात कौन कहता है? सुंदा माता अभिलेख कहता है। इसके अलावा एक उत्पत्ति की बात और भी मिलती है इनकी, और एक उत्पत्ति की बात मिलती है, वो मिलती है बिजोलिया अभिलेख। मैं बिजोलिया आपको पहले पढ़ा चुका हूं अभिलेखों के अंदर। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी मांडलगढ़ के पास गुणभद्र ने इसकी रचना की थी, और जैन व्यापारी लोलाक ने इसकी रचना करवाई थी। इसके अंदर राजस्थान के प्राचीनतम शहरों के नाम मिलते हैं, जिनके प्राचीन नाम मिलते हैं। इसके अलावा बिजोलिया सांबर के भी प्राचीन नाम क्या मिलता है? बिजोलिया में शाकंभरी मिलता है। और ये क्या कहते हैं? ये क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन से गोत्रीय ब्राह्मण? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन बताता है?
बिजोली अभिलेख बताता है। तो ये अपने चौहानों की उत्पत्ति के दोबारा देखो सूर्यवंशी गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताता है, जिसका 4 लोग समर्थन करते हैं। पृथ्वीराज तरते का बेदली अभिलेख, हमीर महाकाव्य, नवीन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय, जानक तथा सुरजन चरित्र, ये 4 लोग किसका, सूर्यवंशीय का समर्थन करते हैं। चंद्रवंशीय की जानकारी 2 जगह से मिलती है, हास्य तथा अचलेश्वर 1117 ईस्वी के है। शिवाड़ा अभिलेख क्या कहता है, इंद्रवर्षीय है। और सुंदरमाथा अभिलेख क्या कहता है कि वशिष्ठ जी की आंख से किनकी उत्पत्ति हुई थी, चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बाद में चौहान राजस्थान में थे कहाँ और कैसे वो पहुंचे, इसकी बात करेंगे। राजस्थान के अंदर चौहान कहाँ थे? देखो चौहान हालांकि जो प्रसिद्ध हैं, जो पढ़े जाते हैं, वो अपने अजमेर के ही चौहान हैं। हालांकि राजस्थान में 5-6 जगह अपने को क्या मिलता है, चौहान वंश मिलता है। तो चौहान वंश की क्या करेंगे हम, शुरुआत की बात है 551 ईस्वी। 551 ईस्वी इसका आदि पुरुष मानेंगे या इसका जो संस्थापक मानेंगे, वो हम संस्थापक किसको मानेंगे, एक शासक है जिसका नाम है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, देखो होता क्या है, ये वासुदेव चौहान अपने जो चालुक्य है ना, अपने जो परमार है ना, उन परमारों का क्या होता है, एक कबीलेदार होता है। ये कबीलेदार मौका पाकर, चालुक्य भी, चालुक्य है, चालुक्य का क्या होता है, कबीलेदार। हालांकि कोई स्वतंत्र शासक नहीं होता। मौका पाकर राजस्थान का एक क्षेत्र है, ध्यान रखना, राजस्थान का एक क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र का नाम है, यहाँ पे एक झील है सांबर। इस क्षेत्र को सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता है, सपादलक्ष के नाम से भी जाना। 1.25 लाख गांवों का समूह है। और इसी के पास वाला ये क्षेत्र है, ये कहलाता है जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश का ये जो पार्ट है सपादलक्ष, ये कहलाता है अहिछत्रपुर। और वर्तमान में क्या कहलाता है, नागौर। और ये वर्तमान में क्या कहलाता है, बीकानेर। पहले तो जब ये जांगल प्रदेश हुआ करता था, तब इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, अहिछत्रपुर। ये तो बात अपने महाभारत काल की, याद रख लेना। ये जो क्षेत्र है, ये अहिछत्रपुर, और ये पूरा का पूरा जांगल प्रदेश की राजधानी वर्तमान नागौर, जिसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। ये तो पहले की जानकारी। अब देखेंगे हम, वासुदेव चौहान जो चालुक्य कबीलेदारों का एक कबीला था, उसने इस सांबर के अंदर अपने चौहान वंश की क्या रख दी, नींव रख दी, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं बना था। और इस सांबर को अपना राज्य बनाया, और अहिछत्रपुर को अपनी पहली क्या बनाई थी, इसने राजधानी बनाई थी। तो चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान कबीलेदार था। 551 ईस्वी में किसका था, चालुक्य वंश का था। सांबर के अंदर अहिछत्रपुर नागौर में इसने नींव रखी थी। तो ये चौहान कहाँ के हो गए, सर्वप्रथम जो चौहान आए थे वो कहाँ पे आए थे, सांबर के चौहान। अब देखो सांबर के चौहानों का वंश चलता रहा, और समय के अनुसार ये अपना स्थान है पाली, और पाली में एक स्थान है नाडोल। नाडोल के चौहान बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना बस। अब नाडोल के चौहान, और इधर हम बात करेंगे अजमेर के चौहान। होता देखो क्या है, और अजमेर कहाँ पे, ये जस्ट पास में, ये अजमेर यहाँ पर, और यहाँ चौहान आए यहाँ पर थे। अब देखो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर चले जाएंगे चौहान। किस प्रकार जाएंगे, कहते हैं कि यहाँ पर एक सांबर के अंदर एक शासक आया था जिसका नाम था अजय राज। अजय राज पहला प्रतापी शासक था जिसने सांबर के चौहानों के साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा था। उसने अजमेर को जीता, अजमेरू नामक नगर बसाया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। इसलिए अगर पूछ ले कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है, अजय राज, मतलब इस जगह को छोड़कर यहीं पे आ गया था। इससे पहले की बात करें तो सांबर के अंदर एक शासक था वाकपति राज, और ये वाकपति राज था द्वितीय। इस वाकपति राज जब ये सांबर के अंदर शासन कर रहा था तो इस वाकपति राज का एक पुत्र था लक्ष्मण, और वो लक्ष्मण कहाँ पे चला गया था, नाडोल चला गया था। और नाडोल में चौहानों की नींव रखी थी किसने,
लक्ष्मण ने। तो दो प्रकार, दो जगह चौहान बट गए, सांबर के चौहान नॉर्मल हो गए, नाडोल चले गए और अजमेर। अब देखो जो मूल स्थान है या मूल जो चौहानों की जानकारी है या मूल जो चौहान है वो कहाँ के हैं, अजमेर के ही हैं। अब देखो अजमेर के चौहानों से भी एक और निकला था, अजमेर से चौहानों से निकला था रणथंभौर का चौहान, रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, गोविंदराज। कौन था, गोविंदराज। हुआ क्या, 1191-92 के अंदर त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान हार गया था और उसके पुत्र को ये अजमेर छोड़ना पड़ा था। याद रख लेना भाई, अजमेर छोड़ना पड़ा था। और ये इस अजमेर को छोड़कर थोड़ा साइड में कहां पे चला गया, रणथंभौर। सांबर से अजमेर और अजमेर से कहां पे आ गए थे, रणथंभौर। और इधर की बात करें, रणथंभौर के चौहानों की नींव रख दी। इधर नाडोल के चौहानों की बात करें तो ये भी दो भागों में बट गए थे। ये एक तो बट गए थे सिरोही, सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान। और सिरोही के जो चौहान हैं वो क्या कहलाते हैं, देवड़ा चौहान कहलाते हैं। याद रखना भी, इनकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, देवड़ा चौहानों की भी हम चर्चा करेंगे। और इस सिरोही के चौहानों का संस्थापक बहुत बार पूछा जा चुका है, ये कौन था, लुम्बा था। और ये यहाँ पे सिरोही है, आपको पता ही है, पाली के पास सिरोही। और यहाँ पे बीच में पड़ता है जालोर। और दूसरी शाखा कौन सी निकली थी, जालोर के चौहान। और जालोर के चौहान क्या कहलाते हैं, आपको पता ही है, सोनगरा कहलाते हैं। और सोनगरा के यहाँ पे संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। कौन था, कीर्तिपाल। तो ये हो गया चौहान वंश का एक वृक्ष। किस किस प्रकार से चौहान कहाँ कहाँ गए थे, दोबारा देख लो। चौहान वंश उत्पत्ति हमने सूर्य कुंडीय, अग्नि कुंडीय, कहाँ से कैसे राजपूत काल भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रारंभ होता है, वो सब हमने बात कर ली। शुरुआत देखते हैं 551 ईस्वी। आदि पुरुष संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान का चालुक्य कबीलेदारों का एक कबीला था जिसने चौहान वंश के नाम से सांबर के अंदर एक वंश की नींव रख दी। हालांकि ये स्वतंत्र शासक नहीं था। धीरे धीरे सांबर से चौहानों का उदय बाहर की तरफ हुआ। सांबर में एक व्यक्ति आया था, अजय राज। सांबर के चौहानों का वंशज था, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम युद्ध प्रणाली को अपनाया, साम्राज्य विस्तार को अपनाया और अजमेर क्षेत्र के अधिकार करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अजमेर के चौहानों की नींव रखी थी। अजमेर के चौहानों की हम आगे बात करें, ये 1113 की घटना थी अजय राज वाली, जो घटना ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। और 1191-92 में लगभग 80 सालों के अंतराल बाद पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ पे हार चुका था, जिसके पुत्र को अजमेर छोड़ना पड़ा, और वो कहाँ पे चला गया था, रणथंभौर चला गया था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन कहलाता है, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज कहलाता। इधर देखो नाडोल, इस क्षेत्र में कैसे गए चौहान, मतलब पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर चौहान कैसे गए। वाकपति राज का एक पुत्र था लक्ष्मण, जो इस चौहानों को यहाँ से कहाँ पर लेके गया था, नाडोल लेके गया था। और नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण कहलाता है। सीधे डायरेक्ट कहाँ से निकल के गए हैं, अजमेर से या सांबर से, सांबर से निकल के गए हैं, याद रख लेना भाई। नाडोल से सिरोही के चौहान, जिनका संस्थापक लुम्बा कहलाता है, देवड़ा चौहान कहलाते हैं। और जालोर के चौहान सोनगरा चौहान, जिसका संस्थापक कौन कहलाता है, कीर्तिपाल कहलाता है। धन्यवाद साथियों। कल हम इनके वंश वृक्ष की बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट शासक है, जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, उन सब की बात करेंगे। चौहान वंशों के अंदर यहाँ पे भी सिरोही के चौहानों की बात करेंगे, जालोर के कानड़ देव को पढ़ेंगे, अजमेर के 3-4 इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ेंगे, रणथंभौर के भी चौहानों को हम पढ़ेंगे। मतलब कम से कम 10-12 वीडियो के अंदर हम चौहान वंश को संपूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।